Good morning, everyone. So, as you know, our topic SHM is going on. SHM stands for Simple Harmonic Motion. Already I told you, सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो फीचर्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑल्सो. तो वंस आई एम रिकॉलिंग दिस कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो क्या होता है, दैट इज़ व्हाट अ काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, जो कि टू एंड फ्रो मोशन होता है. ठीक है. तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो ये कि जो बॉडी है वो एक मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करती है, और जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रीस्टोरिंग फोर्स, या फिर कह सकते हैं कि बॉडी में जो एक्सेलरेशन है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रीस्टोरिंग फोर्स या डिस्प्लेसमेंट. ओके. उसके बाद जो बॉडी का मूवमेंट है वो मीन पोजीशन के दोनों साइड होता है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ में, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के साथ में. ओके. और जो जो इस ये मोशन है आपका एसएचएम, इसमें जो हार्मोनिक वर्ड आ रहा है, तो हार्मोनिक स्टैंड्स हियर फॉर दोज फंक्शंस विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन. तो आपको पता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यूज़ होती हैं वो भी एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद में रिपीट करती हैं, एक फिक्स्ड रेंज में रिपीट करती हैं, इसीलिए इसको हार्मोनिक मोशन भी कह सकते हैं, हार्मोनिक फंक्शन की वजह से. तो अब हमें जो स्टार्ट करना है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम. ओके. तो डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो वर्ड आ रहा है इसको शॉर्ट में डीई भी बोला जाता है, एंड दिस इज़ अ सेपरेट एंड वेरी वाइड टॉपिक इन मैथमेटिक्स. मैथ्स में ये यूज़ होता है, लेकिन आपको पता है कि आगे जाकर जो फिज़िक्स में बहुत सारे टॉपिक्स नहीं, चैप्टर्स, इवन चैप्टर्स ऑल्सो ऐसे हैं जो बिल्कुल मैथमेटिकल टर्म्स पर डिपेंड करते हैं. तो दो स्टूडेंट्स हु आर ऑफ बायोलॉजी, उनको ये नहीं सोचना है कि हमने मैथ्स को छोड़ दिया है और अब हमें मैथ्स बिल्कुल नहीं पढ़ना है. जो आप थोड़ा सा मैथ्स 10th क्लास में पढ़ कर आए थे, कुछ वैल्यूज़ हैं साइन थीटा कॉस थीटा की, कुछ टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, या फिर कुछ जो अदर आइडेंटिटीज़ हैं, उनको आपको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे. तो यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स क्या है, डिफरेंशिएशन एक टर्म मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन. तो याद होगा आपको, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन होता है कि जिसमें अपॉन में डी आ रहा होता है, जैसे डी एक्स ओवर डी टी, तो उसको डिफरेंशिएशन, उसका मतलब होता है कि दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन. जिसमें मल्टीप्लाई में डी आ रहा होता है, जैसे एफ डी टी या एस डी टी, तो वो जो है इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है. दूसरी बात, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बड़ी क्वांटिटी को पार्ट्स में डिवाइड करना, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है उन सारे पार्ट्स को सम अप करना और एक बड़ी वैल्यू बनाना. ठीक है. तो यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों यूज़ करेंगे, उसका रीज़न ये है कि कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी. जैसे आप नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट को एस से, स्पीड को वी से, और एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे. वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी आपको पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अगर बहुत छोटा हो, स्मॉल हो, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना लिखकर डी एक्स ओवर डी टी लिखा जाता है. ठीक है. डी एक्स ओवर डी टी का मतलब होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है. किसके साथ में बदल रहा है, टाइम के साथ में, उसका टाइम के साथ में चेंज हो रहा है. तो इसी को लिखा जाता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो अगर आपको डी एक्स अपॉन डी टी कहीं भी लिखा मिल रहा है तो ऑटोमेटिकली इट इज़ फॉर स्पीड. इसी तरह से एक्सेलरेशन को आप ए ना लिख कर क्या लिख सकते हैं, डी वी अपॉन डी टी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही एक्सेलरेशन होता है. तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ में ही चेंज होता है, तो आप उसको एक्सेलरेशन ट्रीट करेंगे. और कभी कभी वेलोसिटी के साथ अगर ना लिखा हो, बल्कि अगर ऐसे लिखा हो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, तो ये भी एक्सेलरेशन ही है, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी, डी एक्स ओवर डी टी, उसमें एक डी और आ रहा है, तो डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर लिखने का तरीका यही है. डी को कभी भी ये मत देखिएगा कि उसकी मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे आप यहाँ देखेंगे कि डी टी और डी टी ये भी आ रहा है, तो डी स्क्वायर टी स्क्वायर, ऐसा नहीं है. डी और टी सिर्फ सिम्बोलिकली है. ठीक है. इसका मतलब वो कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी नहीं है, वो सिर्फ सिंबल है, तो डी टी स्क्वायर ही लिखा जाता है. तो अगर डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर लिखा है तो उसका मतलब वो क्या है, एक्सेलरेशन है. अगर डी एक्स ओवर डी टी लिखा है तो वो वेलोसिटी है,
और डिस्प्लेसमेंट को लिखा जाएगा x। ठीक है, तो अब इन सभी के बाद में मैं एक बार स्टार्ट करती हूँ प्रॉपरली टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर SHM। तो SHM की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाती है, और हर एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका एक सॉल्यूशन होता है, वो उसका सॉल्यूशन जो है वो आपको फाइंड करना होता है। मैथ्स में जैसे मैंने बताया ये टॉपिक आता है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, सॉल्यूशन फाइंड करना है, या फिर सॉल्यूशन दे रखा है तो डिफरेंशियल इक्वेशन को ड्राइव करना है। तो सबसे पहले तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, और डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान ये होती है कि जिसमें d के साथ में स्क्वायर आ रहा है, जैसे मैंने भी बताया d²x/dt²। अगर इस फॉर्म में रिलेशन आया तभी उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है SHM में फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ये कंडीशन थी। और अगर हम इसको जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है k, और इसको बोला जाता है रीस्टोरिंग कांस्टेंट। और इसमें माइनस साइन भी आता है। माइनस साइन का मतलब क्या होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसी को हुक्स लॉ भी बोला जाता था। तो हमने लिखा है कि इन SHM द रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, और हमने डायरेक्ट ये वाला रिलेशन लिख दिया। ठीक है, फिर आपको पता है कि न्यूटन सेकेंड लॉ से फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज F=ma। तो अभी मैंने आपको बताया कि आपको a नहीं लिखना है, बल्कि किस फॉर्म में लिखना है, a को d²x/dt²। तो वही न्यूटन सेकेंड लॉ यानी कि F=ma को क्या लिखा हमने, F=m d²x/dt²। क्लियर। अब ये रिलेशन भी फोर्स का है, ये रिलेशन भी फोर्स का है, दोनों को कंपेयर कर दिया। तो लेफ्ट साइड में m d²x/dt² और राइट साइड में -kx। अब आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो ये वाला जो टर्म है जिसमें स्क्वायर आ रहा है वो पूरा कंप्लीटली लेफ्ट साइड में ले लिया। लिखने का मेथड यही होता है, d²x/dt²। तो ये जो m था ये इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, -k/m × x। ओके, अब क्या किया, एक और चेंज आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो k/m होता है, k रीस्टोरिंग कांस्टेंट अपॉन m मास, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर के। मेरे पास यहाँ सिंबल्स अवेलेबल नहीं है तो मैंने ये छोटा स्मॉल w बनाया है, लेकिन आपको सिंबल ऐसे बनाना है, ये ओमेगा है। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। मतलब बॉडी अगर सर्कल में रोटेशनल मोशन कर रही है तो उसकी वेलोसिटी बदल जाती है। आपने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में पढ़ा है कि लीनियर वेलोसिटी v होती है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा। तो k/m किसके इक्वल हो गया, ओमेगा स्क्वायर के। तो ये चेंज ऊपर वाले रिलेशन में कर देना है। तो d²x/dt² इज इक्वल टू -k/m के प्लेस पर ओमेगा स्क्वायर × x। ओके, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो राइट में टर्म है इसको लेफ्ट में ले जाएंगे, तो d²x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपकी इक्वेशन 1 है तो आपको पता है इस फॉर्म में आ चुकी है, उसमें d²x/dt² आ चुका है पहला टर्म। तो यही कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। तो करना क्या है, सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन सिंबल डिफरेंशियल इक्वेशन का स्क्वायर में होता है, d के साथ होता है। तो एक्सेलरेशन को इस फॉर्म में लिख दिया, बस यही चेंज किया है हमने। तो थोड़े थोड़े ये जो मैथमेटिकल टर्म्स आएंगे स्टार्टिंग से अगर आप पढ़ते जाएंगे तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर एक साथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो लगेगा कि बहुत सारी इसमें मैथ्स इन्वॉल्व है एंड वी कैन नॉट डू इट। सो बेसिक से स्टार्ट करिए। तो दिस इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM एंड हियर ओमेगा इज़ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सिंबल ध्यान से बनाइएगा, W नहीं बनाना है, ओमेगा ही बनाना है। ओके, फिर आगे जाकर क्योंकि बहुत सारे सिंबल्स इसमें यूज़ हो रहे हैं और मेरे पास इतने सारे सिंबल्स अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने ये फ़ोटो लिया है और इसकी हेल्प से आप करेंगे। तो जहाँ जहाँ जो जो स्टेप्स कट करने हैं, एक्स्ट्रा हैं, ज़्यादा लैंग्वेज है, उसको हटा दीजिएगा। आई विल एक्सप्लेन दैट। ओके, तो इक्वेशन 1 तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया। अब इक्वेशन 1 के बाद में आपको क्या करना है, ये आपको कुछ नहीं लिखना है, ये आप लिख चुके हैं। हियर ओमेगा इज़ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और बाकी सारी चीज़ें छोड़कर आपको क्या करना है, ये सब कुछ हटा देना है। ठीक है, कुछ नहीं लिखना है। अब आप लिखेंगे कि मैंने आपको बताया था कि हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन इसका ये है, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो पहले लेट कर लिया कि इसका सॉल्यूशन ये है कि लेट दिस रिलेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ अबव डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हम ये प्रूफ करेंगे कि यस आवर अजम्पशन इज करेक्ट।
तो आपको ये सब कुछ हटाकर क्या लिखना है कि लेट द सॉल्यूशन ऑफ अबव डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ओके। फिर आप ये लिखेंगे x इज इक्वल टू ए मीन्स एम्पलीट्यूड, कॉज के ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब सिंबल्स पर एक बार ध्यान दीजिए, x तो डिस्प्लेसमेंट है, और याद रखिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान होती है कि वो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर में होता है और उसका जो सॉल्यूशन है वो सिंगल पावर में होगा। यही पहचान है कि सॉल्यूशन और इक्वेशन में क्या रिलेशन है। तो सॉल्यूशन लिखा है x के साथ में। दूसरी बात, कॉज इसमें इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी कि ये हार्मोनिक मोशन है, हार्मोनिक फंक्शन में लिखा जाएगा। हार्मोनिक फंक्शन कॉज वाले होते हैं या साइन वाले होते हैं, तो यहाँ जिस फॉर्म में आ रहा है उसके लिए हमें कॉज में ही रिलेशन लिखना है। आगे जाकर आप समझ जाएंगे कि कॉज और साइन कहाँ यूज़ होते हैं। फिलहाल यहाँ कॉज ही यूज़ होता है ऑसिलेशंस में, ओके। तो x इज इक्वल टू ए, एम्पलीट्यूड है कॉज और उसके ब्रैकेट में लिखा है ओमेगा टी, तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, टी टाइम है, और प्लस फाई नॉट जो है यहाँ पर फाई, ये सारे टर्म्स जो हैं वो अभी एक्सप्लेन होना रह गए हैं। फाई कहलाता है फेज। फेज मीन्स क्या होता है? फेज मीन्स ये होता है कि वेव इस तरह से चलती है, 9th में आपने पढ़ा था। तो वेव से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको 9th क्लास में बता दी गई थी, जैसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ मीन पोजीशन, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और वेव का एक ऑसिलेशन में वेव को जितना टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक आने में, वो कहलाता है टाइम पीरियड। 1 सेकेंड में वेव जितने ऑसिलेशंस करती है, 1 सेकेंड में अगर एक ऑसिलेशन हो रहा है या 2 हो रहे हैं या जितने भी हो रहे हैं, वो कहलाती है फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से एक टर्म आता है फेज। फेज का मतलब होता है कि आप किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे, जैसे एक वेव ऐसे करके आगे बढ़ रही है और एक टाइम इंस्टेंट पे आपको पता करना है वेव कहाँ पर है, पोजीशन क्या है। तो सपोज दैट उसकी पोजीशन ये है, या फिर इस वाले पार्टिकल को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं या इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल कहाँ पर है वो, ये कहलाता है फेज। किसी भी जगह पे उसकी प्रेजेंस हो सकती है जिस पार्टिकल को हमें ऑब्जर्व करना है वो। तो फेज मीन्स होता है पोजीशन एट एनी पार्टिकुलर टाइम इंस्टेंट। तो फाई नॉट, इसको अगर इनिशियल फेज है, इनिशियल फेज का मतलब कि अगर 0 से स्टार्ट हो रही है वेव तो इनिशियल फेज किसी भी जगह से स्टार्ट हो सकती है, तो वो फाई इनिशियल है तो फाई नॉट लिखा जाएगा। तो ये रिलेशन आई होप कि आपको समझ में आ गया है। x इज इक्वल टू ए कॉज ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो रिलेशन आपको याद रहेगा। अभी टफ लग रहा होगा क्योंकि अलग अलग टाइप के इसमें टर्म्स हैं, बट प्रैक्टिस करिए तो इट विल बी इन योर हैंड। उसके बाद मैंने कहा कि ये सॉल्यूशन ये है, ये आपको प्रूफ करना है कि कैसे ये सॉल्यूशन है। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए, प्रूफ कैसे करेंगे। x, ये रिलेशन x का है और आपको प्रूफ करने के लिए दिखाना पड़ेगा कि इससे डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाया जा सकता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या आ रहा है, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। तो x को अगर एक बार आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा dx ओवर dt, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दूसरी बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। आपको इसी फॉर्म में लाना है। तो इसका मतलब इस वाले रिलेशन को अगर आप डबल डिफरेंशिएट करें तो वो उसी फॉर्म में आ जाना चाहिए जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन थी। यानी कि अगर ये आ गया तो यस, आवर अजम्पशन इज करेक्ट, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। तो देखिए क्या किया हमने, सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएट किया। तो आपको डिफरेंशिएशन का प्रोसेस पता है। साइन कॉज वाला मैं एक बार और बता दे रही हूँ क्या होता है डिफरेंशिएशन। तो इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा आपको रिवाइज करना पड़ेगा कि जब भी कॉज थीटा का डिफरेंशिएशन होता है, कॉज के आगे जो भी लिखा है, यहाँ पे तो ओमेगा टी प्लस फाई नॉट लिखा है, लेकिन आपको इसको अज्यूम क्या करना है कि ये थीटा है, कॉज थीटा। तो कॉज थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, ओके। तो ए कांस्टेंट है वो ऐसे ही रहेगा, कॉज थीटा जो है वो पूरा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस स्टार्टिंग में लगा दिया, आगे साइन थीटा, थीटा मीन्स ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। और एक और एक्स्ट्रा ओमेगा देख रहे हैं आप, उसका पर्पज़ ये है कि एक बार तो आपने इस पूरे टर्म को कॉस थीटा कंसिडर कर लिया तो उसका डिफरेंशिएशन हो गया साइन थीटा। एक बार ब्रैकेट का फिर से डिफरेंशिएशन सेपरेट करना होगा, तो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो डिफरेंशिएशन हमेशा उस टर्म का होगा जिसके साथ में टाइम आ रहा है, क्योंकि डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम किसके साथ में आ रहा है, ओमेगा टी में। तो टाइम का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, क्या बचेगा, ओमेगा।
और प्लस फाई नॉट में टाइम नहीं आ रहा, उसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 0। तो ब्रैकेट का सेपरेट डिफ्रेंसिएशन बचेगा ओमेगा। तो स्टार्टिंग में लिख दिया ओमेगा, और जो पूरा कॉस थीटा है इसका माइनस साइन थीटा हो गया, और ए कांस्टेंट है। ठीक है, इसी तरह से डबल डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आपको पता है इस वाले टर्म का डिफ्रेंसिएशन दोबारा से करना है, तो माइनस ओमेगा ए कांस्टेंट है। अब की बार में साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन हो गया प्लस कॉस थीटा। ठीक है, उसमें माइनस साइन नहीं आएगा, लेकिन ये माइनस ऑलरेडी लगा हुआ था तो ये ऐसे ही लगा रहेगा। फिर जैसा मैंने बताया ब्रैकेट का फिर से करेंगे तो ओमेगा आएगा, तो एक ओमेगा था यहाँ पर और एक ओमेगा बाद में आया, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर है कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब आप देख रहे हैं ये जो टर्म है इतना ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये किसके इक्वल है, एक्स के। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ये लिखा जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि इसको इस साइड में अगर लाएं तो प्लस का हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स आर एजम्पशन इसके नीचे आप लिख देंगे आर एजम्पशन इज करेक्ट एंड दिस मीन्स दिस वन ये लिखेंगे इज द सॉल्यूशन ऑफ द अबव डिफरेंशियल इक्वेशन। बाकी आपको कुछ भी नहीं लिखना है, बस इतना लिखना है। ठीक है, तो यहाँ तक लिखकर आप छोड़ देंगे। बाकी हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टर्न से। ओके, थैंक यू।